हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोनिका और एनसीईआरटी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर में से उन सब्सटेंसेस को कैसे अलग कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यदि आपको कोई रेड या फिर किसी दूसरे कलर की बॉल को मिक्स करके दे दे और फिर आपको ये कहे कि आपको उनको सेपरेट करना है, तो आप कहोगे कि ये तो बहुत ही आसान है और उनको आसानी से अलग कर भी दोगे। और फिर यदि आपको कोई सैंड और नमक का एक मिक्सचर बना के दे दे और फिर ये कहे कि आप उनको अलग करो, उनको सेपरेट करो सैंड और नमक को, तो ये करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये सब हम कैसे इन सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं, तो इसके लिए इस चैप्टर में हम बहुत सारे मेथड देखने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में देयर आर मैनी इंटेंसेस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं जब हम किसी पदार्थ के मिक्सचर से या फिर किसी पदार्थ के मिश्रण से किसी दूसरी तरह के पदार्थ को, दूसरी तरह के सब्सटेंस को अलग करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद स्ट्रेनर विद वाइल प्रिपेयरिंग टी। तो जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में से हम जो चाय की पत्ती होती है उसको छलनी की हेल्प से अलग करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च। अब जो अनाज होता है उसमें से भूसा अलग करते हैं। वाइल हार्वेस्टिंग, जब फसल कट जाती है तो अनाज से हम भूसे को अलग करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। जो मिल्क होता है या जो दही होती है उसको चर्न करके हम उसमें से बटर को अलग करते हैं। एच वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में सीखा है, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम फाइबर। तो हम फाइबर से उसके सीड्स हैं वो कॉटन के सीड्स को अलग करने के लिए हम गिनिंग करते हैं। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। तो आपने जो नमकीन दलिया या फिर जो पोहा होता है ये खाया होगा। If you found that it had chilies in it, यदि आपको इसमें कोई मिर्ची दिखती है तो you may have carefully taken them out before eating। तो आप उनको ध्यानपूर्वक खाने से पहले आप उनको अलग निकाल सकते हैं। Suppose you are given a basket containing mangoes और guavas and asked to separate them। अब मान लो आपको एक टोकरी दी जाती है जिसमें आम और अमरूद रखे हैं और आपको इनको अलग करने के लिए कहते हैं। तो व्हाट डू यू डू? तो आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। तो आप क्या करोगे? आप एक प्रकार के जो फ्रूट हैं वो निकालोगे और उनको दूसरे एक अलग कंटेनर में, एक अलग बर्तन में उनको निकाल लो। जी, यह देखने में आसान लगता है, बट वाट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। परंतु क्या हो यदि हमें जो मैंगो और गुआवा हैं उनसे कहीं ज़्यादा छोटे हमें मटेरियल्स दे दिए जाएं अलग करने के लिए, तो क्या हो? इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्स इन इट। अब कल्पना करो कि आपको कोई रेत से भरा हुआ गिलास दे दिया गया है जिसमें कि नमक ऐड हुआ है या फिर जिसमें नमक मिक्स कर रखा है। Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand। तो यह सोचना ही इम्पॉसिबल है कि हम किसी रेत से भरे हुए गिलास से हम जो उसमें कि नमक मिक्स कर रखा है उसमें से हम एक एक दाने को उठा के अलग करते हैं, तो यह सोचना ही इम्पॉसिबल है। तो ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे सिचुएशन आती है, बहुत से ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जब हम एक तरह के सब्सटेंस से दूसरी तरह के सब्सटेंस को अलग करते हैं। चाहे वो फिर हम जब चाय बना रहे होते हैं तो चाय बनने के बाद वो जब चाय पत्ती को अलग करना हो, या फिर अगर हम चावल बना रहे हैं तो चावल बनाने से पहले उसमें से जो स्टोन है, जो कंकड़ है वो अलग करना हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें अलग करने पड़ते हैं दूसरे सब्सटेंस से।
तो फिर जो सब्सटेंस साइज में बड़े होते हैं, जो मटेरियल या ऑब्जेक्ट साइज में बड़े होते हैं, तो उनको अलग करना आसान होता है एज़ कंपेयर टू स्मॉलर साइज ऑब्जेक्ट्स। उसके कंपैरिजन में जो कि साइज में छोटे होते हैं, तो बड़े साइज को अलग करना आसान होता है। तो जो नमक और जो रेत थी उसको हम अलग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो साइज़ में छोटे थे, और जो मैंगो और जो गुआवा थे उसको हमने आसानी से अलग कर दिया क्योंकि वो साइज़ में बड़े थे। एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी 1 क्या कहती है कि मान लो हमें कुछ सब्सटेंस या कुछ मटेरियल्स हमें दिए गए हैं अलग करने के लिए। अब क्या वो जो हमें सब्सटेंस मिला है वो सभी एक ही साइज़ के हैं जो हमें अलग करने हैं, या फिर क्या वो एक ही मटेरियल है? वो अलग अलग मटेरियल भी हो सकता है और वो साइज में भी अलग अलग हो सकते हैं जो हमें अलग करने हैं। तो फिर हम ये देखेंगे कि वो हम सब्सटेंस अलग क्यों कर रहे हैं, हम उनको क्यों निकाल रहे हैं, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या फिर क्या वो हमारे लिए हार्मफुल है, हम ये देखेंगे। फिर इस बेस पे ही हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें उनको फेंकना है या फिर अपने पास रखना है किसी दूसरे काम में उसको यूज़ करने के लिए। तो एक्टिविटी 1 में यही बताया गया है। एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, तो 5.1 के कॉलम 1 में आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन की कुछ प्रोसेस दे रखी है। द पर्पज़ ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन का उद्देश्य, पर्पज़ एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, और जो अलग किए हुए कंपोनेंट्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो ये मेंशन कर रखा है कॉलम 2 और कॉलम 3 में। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 और कॉलम 3 इज जम्बल्ड अप, तो जो कॉलम 2 में और कॉलम 3 में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ये जम्बल्ड है, यानी कि ये मिसमैच है। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पज़, क्या आप इन प्रोसेस को इसके पर्पज़ के साथ, एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, और जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं उनके यूज़ करने का तरीका क्या है, तो आप इन सभी को मैच कर सकते हैं कि वो प्रोसेस कौन सी है और वो किस पर्पज़ के लिए हमने सेपरेशन करी है, और फिर सेपरेट किए हुए कंपोनेंट का हमें क्या करना है, तो हमें इन सब को मैच करना है। तो ये जो टेबल 5.1 है इसमें फर्स्ट कॉलम में जो ये प्रोसेस है ये दे रखी है, और सेकंड कॉलम में उसका पर्पस दिया है, और थर्ड कॉलम में ये दिया गया है कि हमें उन सेपरेट किए हुए कंपोनेंट्स का करना क्या है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अब चावल से हम पत्थर क्यों निकालते हैं, क्या वो जो पत्थर हमने जो स्टोन हमने निकाले हैं वो हमारे लिए यूज़फुल है, यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, या फिर क्या वो हमारे लिए नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, या फिर वो हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। और सेकेंड प्रोसेस है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब जो हम बटर के निकालने के लिए जो मिल्क की चर्निंग करते हैं, ये हम जो बटर हमने निकाला है हम उसको भी यूज़ करते हैं, जो मिल्क या फिर जो दही बच जाती है हम उसको भी यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही सब्सटेंस हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स। तो थर्ड प्रोसेस है सेपरेट टी लीव्स, तो चाय की पत्तियां अलग करना। अब चाय की पत्ती हम क्यों अलग करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जब चाय बन जाती है तो वो हमारे लिए केवल इम्प्योरिटी ही बचती है, और वो सॉलिड फॉर्म में होती है जो कि हमारे लिए नॉन यूज़फुल कंपोनेंट होती है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। अब ये थर्ड जो कॉलम है इसमें भी देख लेते हैं। अब जो सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, जो हमने चावल से जो पत्थर अलग किए हैं, तो जो पत्थर हैं हम उनका क्या करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन वो क्या थी, इम्प्योरिटी थी। तो वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज़, तो हम क्या करते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को फेंक देते हैं। अब चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, तो इसमें हो जाएगा वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स एंड सेपरेट टी लीव्स। अब जो चाय की पत्ती है इसका हम क्या करते हैं,
we throw away the solid components. We see that हमने देखा है कि बिफोर वी यूज़ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को यूज़ करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट में बी मिक्सड विद इट। हम उन सब्सटेंस को इसमें जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं है या जो हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, तो हम उस पदार्थ को उसमें से अलग करते हैं। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately, या फिर कई बार हम उन सब्सटेंस को भी अलग करते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। यदि हमें उनको अलग से या फिर अलग काम के लिए यूज़ करना है तो हम उन कंपोनेंट्स को भी अलग करते हैं। The substance to be separated may be particles of different size और materials। तो जो सब्सटेंस हमने अलग किए हैं वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं और वो अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग पदार्थ भी हो सकते हैं। These may be in any states of matter। तो ये पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में ये हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसलिए हम उन पदार्थों को कैसे अलग करेंगे जिनमें बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनके बहुत सारे अलग अलग गुणधर्म होते हैं। हम उन पदार्थ को कैसे अलग करेंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब हम देखेंगे कि सेपरेशन जो ये हम कर रहे हैं इसके क्या क्या मेथड या कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्सड टुगेदर। तो हम सेपरेशन के कुछ सिंपल मेथड्स, कुछ साधारण विधि देखेंगे कि हम कैसे जो सब्सटेंस है उनको सेपरेट कर सकते हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। अब इनमें से कई एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो कि आप अपने दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। इनमें से कई एक्टिविटीज़ आपको ऐसी मिल जाएंगी। और फर्स्ट है हैंड पिकिंग, एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 क्या कहती है, हमें अपनी क्लास में कुछ प्रकार का अनाज लेके आना है। तो फिर हम उसको एक पेपर पे निकाल के रख देंगे और फिर उसमें हम ये देखेंगे कि क्या इस अनाज में केवल एक ही प्रकार का अनाज, हमें ग्रेन्स इसमें एक ही प्रकार के देखने को मिले या फिर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ और भी जैसे स्टोन या फिर डर्ट ये भी हमें देखने को मिले हैं। अगर हमें ये सब इम्प्योरिटीज़ इसमें दिखती हैं तो इसको हम अपने हाथों की मदद से अलग कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। और ये उस सिचुएशन में ये हमारे लिए आसान होती है, सुविधाजनक होती है अगर ये इम्प्योरिटीज़ थोड़ी मात्रा में हो या फिर ये उस ग्रेन से इस इम्प्योरिटीज़ का साइज़ थोड़ा बड़ा हो। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए हैंड पिकिंग की जो प्रोसेस होती है ये थोड़ी आसान हो जाती है। एक्टिविटी 2 में यही बताया गया है। अब इसको हम डिटेल में भी देख लेते हैं। Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom। तो दुकान से खरीद के एक अनाज का पैकेट अपनी क्लास में लेके आओ। Now spread the grains on a sheet of paper। अब उस अनाज को एक पेपर के टुकड़े पे उसको फैलाओ। Do you find only one kind of grain on the शीट ऑफ पेपर। अब क्या आपको इस पेपर पे केवल एक ही प्रकार का अनाज देखने को मिला है। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। क्या आपको इसमें कुछ कंकड़, भूसा या फिर टूटा हुआ अनाज या फिर और भी किसी दूसरी प्रकार का जो अनाज है उसके पार्टिकल्स भी आपको इसमें देखने को मिले हैं। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब आप अपने हाथों की मदद से उसमें से जो पत्थर, भूसा और जो दूसरे प्रकार का अनाज है उसको आप इसमें से निकालो। दिस मेथड of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the piece of dirt, stone and husk from wet rice। तो इस हैंड पिकिंग के मेथड का उपयोग हम जैसे गेहूं, चावल या दालों में से कुछ बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ जैसे
पत्थर, मिट्टी या फिर कंकड़, भूसा, इन सब प्रकार की इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो प्राय इन इम्प्योरिटीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो इस प्रकार की सिचुएशन में हमें ये जो हैंड पिकिंग का जो मेथड है ये हमें सुविधाजनक लगता है। अब नेक्स्ट मेथड आता है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या होती है? आपने किसी खेत में चावल या फिर गेहूं की जो फसल है वो कटी हुई देखी होगी। अब उसमें फसल में से वो जो अनाज है वो कैसे अलग करते हैं? तो उस फसल को, उस पौधे को पहले धूप में अच्छे से सुखाया जाता है, फिर उसको डंडियों की हेल्प से पीट के उसमें से अनाज निकाला जाता है, जिसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। अब अगर ये अनाज हमें ज़्यादा मात्रा में निकालना है तो इसमें हम मशीनों की हेल्प भी ले सकते हैं। तो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। You must have seen bundles of wet और paddy stalks laying in the field after harvesting the crop। अब आपने फसल कटने के बाद खेत में बहुत सारे उसके गेहूं के और चावल के बंडल्स, गट्ठर आपने रखे हुए देखे होंगे। Stalks are dried in the sun बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो अब उसमें से अनाज निकालने से पहले उस पौधे को धूप में सुखाया जाता है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। अब प्रत्येक पौधे में बहुत सारी अनाज की फलियां अटैच होती हैं। Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundle of stalks laying in the field। अब वे जो सैकड़ों जो बंडल होते हैं, गट्ठर जो होते हैं उन पौधों के, तो उसमें कितने अनाज के दाने होंगे? How does the farmer separate grain seeds from those bundle of stalks? अब उन पौधों के गट्ठर में से किसान उस अनाज को कैसे अलग करता होगा? वन में पल्क मैंगो और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज। अब पेड़ से कोई भी आम और गुआवा कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। परंतु जो अनाज के दाने होते हैं वो आम और अमरूद से बहुत ही छोटे होते हैं। सो पल्किंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। इसलिए अनाज को उसके पौधे से तोड़ना ये इम्पॉसिबल है। How does one separate grain seeds from their stalk? अब पौधे से अनाज को कोई कैसे अलग कर सकता है? The process that is used to separate grain from stalks etc. is threshing। तो इस प्रकार पौधे से अनाज को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको थ्रेसिंग कहते हैं। In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds। इस प्रोसेस में जो पौधे होते हैं, जो अनाज के सूखे हुए पौधे होते हैं, उनको पीटा जाता है अनाज को अलग करने के लिए। Sometimes थ्रेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। या फिर कई बार जो थ्रेसिंग की प्रोसेस होती है इसको बैल की हेल्प से भी करते हैं। मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। या फिर अगर हमें ज़्यादा मात्रा में अनाज निकालना है तो उसके लिए मशीन का उपयोग भी करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है विनोइंग। में क्या होता है कि जैसे कि ये फिगर 5.5 में दिखा रखा है, या फिर आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि कैसे आपकी जो मम्मी होती है वो गेहूं से कैसे इम्प्योरिटीज़ को अलग करती है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक ऊंची जगह पे या एक हाई लेवल पे थोड़ा हम खड़े हो जाते हैं हवा की डायरेक्शन में, फिर हम अनाज लेते हैं और उसको धीरे धीरे हम नीचे डालते हैं। तो जो लाइटर पार्टिकल्स थे, जो हल्के पार्टिकल्स हैं, वो तो हवा में उड़ जाते हैं और जो हमारा अनाज है वो एक जगह नीचे गिर जाता है, जिससे कि हमारे अनाज से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाती हैं। अब एक्टिविटी 3 क्या कहती है? मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद साडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। अब हमें एक मिक्सचर तैयार करना है, एक मिश्रण तैयार करना है विद द हेल्प ऑफ रेत और जो लकड़ी का बुरादा होता है, या फिर जो सूखे जो पत्तियां होती हैं उसके पाउडर से हमें एक मिक्सचर तैयार करना है। कीप
दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। अब इस मिक्सचर को एक प्लेट या फिर एक न्यूज़पेपर पे रखो। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब इस मिक्सचर को ध्यान से देखो। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। क्या आप इन दो अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स को आसानी से अलग कर सकते हैं? आर द साइजेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या फिर इन दोनों कंपोनेंट्स के जो पार्टिकल के जो साइज हैं, इनके कणों के जो साइज हैं वो क्या सेम है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाई हैंड पिकिंग। अब क्या इन कंपोनेंट्स को हैंड पिकिंग की मदद से अलग करना पॉसिबल होगा? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। अब अपने मिक्सचर को किसी खुले मैदान में लेके जाओ एंड स्टैंड ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म, और किसी ऊंची जगह पे खड़े हो जाओ। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। अब अपने मिक्सचर को किसी प्लेट या फिर किसी पेपर पे रखो। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। अब अपनी इस मिक्सचर जो रखा हुआ है प्लेट में या फिर किसी पेपर पे, इसको पकड़ो और अपने कंधों की ऊंचाई तक लेकर जाओ। टिल्ट इट स्लाइटली। इसको हल्का सा झुकाओ सो दैट मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। ताकि जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, वो धीरे धीरे से नीचे गिरने लगे। व्हाट हैपन्स, क्या होता है? डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड और सॉडस्ट फॉल एट सेम प्लेस। क्या जो वो दोनों कंपोनेंट थे, जो रेत और जो लकड़ी का बुरादा है, ये एक ही जगह पे गिरे? इज़ देयर ए कंपोनेंट दैट फ्लोज अवे। या फिर कोई कंपोनेंट ऐसा था जो कि हवा में उड़ गया? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। या फिर क्या जो ये हवा है, ये इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग करने में सफल हुई? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस तरह जो कंपोनेंट्स को अलग करने का जो तरीका होता है, इसको हम विनोइंग कहते हैं। Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। तो जो winnowing की प्रोसेस होती है, इसको हम heavier और जो lighter पार्टिकल्स जो होते हैं, इनको अलग करने के लिए हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर। तो हम हवा की मदद से जो हल्के और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम अलग करते हैं। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particle from the heavier seeds of grain। अब इस प्रकार के मेथड का उपयोग किसान करते हैं जो अनाज होता है उसके हेवी पार्टिकल से जो भूसी होती है उसको अलग करने के लिए। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। अब जो भूसी होती है उसके कण वो हवा के द्वारा दूर उड़ा दिए जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड। और जो अनाज के दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं। एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। और वो एक ढेर बना लेते हैं उस जगह पे। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फोडर फॉर कैटल। अब जो अलग हुआ जो वो भूसी है, अलग हुई जो भूसी है, उसको बहुत तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे पशु होते हैं उनके लिए हम चारे के रूप में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आती है सीविंग। तो सीविंग में क्या होता है, हम दो अलग अलग साइज़ के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए सीविंग का उपयोग करते हैं। तो सीविंग में हम क्या करते हैं, एक छलनी लेते हैं, या फिर आपने अपने घरों में भी देखा होगा जब आपके घर में रोटी बनती है तो उससे पहले जो वो आटा होता है उसको हम एक छलनी की हेल्प से उसको छान लेते हैं। तो जो उसमें आटे में जो भूसी या फिर और भी जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी वो छलनी में रह जाती है और जो हमारा आटा होता है वो नीचे निकल जाता है। या फिर जब किसी का घर बन रहा होता है तो भी आपने ऐसी ही छलनी देखी होगी। वो उस छलनी में से जो रेत होता है उसको निकालते हैं और जो उसमें जो कंकड़ या फिर जो भी उसमें स्टोन प्रेजेंट थे वो उस छलनी पे रह जाते हैं और जो रेत है वो नीचे निकल जाता है। अब डिटेल में देख लेते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर। अब कभी कभी हमें जब
आटे से जो डिश बनाने की इच्छा होती है तो वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड डेट में प्रेजेंट इन इट। तो हमें वो जो उसमें आटे में जो इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं वो हमें अलग करनी होती हैं। व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, वी यूज़ ए सिव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। हम एक छलनी लेते हैं और उसमें आटा डाल देते हैं, जैसे फिगर 5.6 है इसमें दिखा रखा है। सिविंग अलाउज द फाइन floor particles to pass through the holes of the sieve while bigger size impurities remain on the sieve। तो sieving में क्या होता है, जो आटे के जो बारीक जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो उसकी छलनी के जो होल होते हैं उनमें से नीचे निकल जाते हैं, जबकि जो बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो छलनी पे रह जाती हैं। इन ए फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from wet before grinding it। तो जो आटे की जो मील होती है उसमें गेहूं को पीसने से पहले उसमें से इम्प्योरिटी जैसे जो भूसी या फिर जो स्टोन जो पत्थर होते हैं, जो डंडियाँ होती हैं उनको अलग किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, यूजुअली ए बैग फुल ऑफ वेट इज पोर्ड ऑन ए स्लांटिंग सिव। तो एक गेहूं की बोरी एक तिरछी छलनी पे डाल दी जाती है। द सिविंग रिमूव्स पीस ऑफ स्टोन स्टॉक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद द वेट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। तो जो विनोइंग और थ्रेसिंग के बाद भी जो उसमें जो डंडिया जो पत्थर या फिर जो भी इम्प्योरिटी जो रह जाती है तो वो सिविंग की हेल्प से वो उसमें से सेपरेट कर ली जाती है। You may have also noticed similar sieves being used at construction site। तो इसी तरह की जो छलनी होती है, जो sieves होते हैं, वो आपने जब भवन निर्माण की जो जगह होती है जहाँ किसी का घर बन रहा होता है तो वहाँ भी आपने देखा होगा। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, रेत से जो कंकड़ होते हैं और जो स्टोन्स होते हैं उसको अलग करने के लिए भी आपने इसी प्रकार की छलनी का प्रयोग करते हुए देखा होगा। एक्टिविटी 4 क्या कहती है, ब्रिंग ए सिव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। अब क्लास में आप अपने घरों से थोड़ा आटा और एक छलनी लेके आओ। सिव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। अब इस आटे को छानो, अगर इसको यदि इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको अलग करने के लिए इस आटे को छानो। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चाक पीस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। अब एक जो चाक के टुकड़े हैं उनका जो बारीक पाउडर है वो बनाओ और उसको आटे के साथ मिक्स कर दो। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चाक बाय सिविंग। क्या हम आटे में से जो चाक का पाउडर है वो अलग कर पाए। सिविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो सिविंग जो होती है उसका उपयोग हम जब करते हैं जब दो कंपोनेंट्स का साइज अलग अलग हो। सेडिमेंटेशन, डेकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, आप सभी ने अपने घरों में पानी भरते हुए देखा होगा या पानी भरा होगा। तो जब आप हैंड पंप या फिर ट्यूबवेल से पानी भरते हैं तो कई बार पानी के साथ रेत भी आ जाती है, सैंड भी पानी के साथ मिक्स होके आ जाती है। तो फिर आप क्या करते हो, उस पानी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बर्तन में छोड़ देते हैं। जब हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो जो मिट्टी होती है, जो सैंड है, वो नीचे पानी में बैठ जाती है और जो पानी है, साफ पानी हमें ऊपर मिल जाता है। तो यही होता है सेडिमेंटेशन। अब ये जो रेत है ये नीचे क्यों बैठ गई और साफ पानी हमें ऊपर क्यों मिल गया, क्योंकि जो वो सैंड थी जो तो उसके सैंड के पार्टिकल्स का साइज बड़ा था एज़ कम्पेयर टू वाटर के जो पार्टिकल्स थे उसके। तो इसी वजह से जो मिट्टी है वो पानी में नीचे बैठ गई और साफ़ पानी हमें ऊपर मिल गया और यही होता है सेडिमेंटेशन। और जब हम इस साफ़ पानी को किसी दूसरे बर्तन में हम उसको निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है डेकेंटेशन। अब क्या सारी ही चीज़ें सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन से अलग हो जाती हैं? तो आपने देखा होगा अपने घरों में जब चाय बनती है, आपके घर में जब मम्मी चाय बनाती है या फिर किसी ने चाय बनाई है तो देखा होगा क्या चाय भी सेडिमेंटेशन की हेल्प से हम चाय में से चाय की पत्ती को अलग कर पाते हैं।
कभी ट्राई करके देखना। तो उसमें क्या होगा, तो थोड़ी बहुत पत्ती तो अलग हो जाएगी। जब हम सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन से वो करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी बहुत तो हो जाएगी, लेकिन सारी पत्ती उसमें से अलग नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेनर लेते हैं, एक छलनी लेते हैं, उसकी मदद से हम अपनी चाय को उसमें से छान लेते हैं, जिससे वो चाय की पत्ती है वो अलग हो जाती है और चाय हमें मिल जाती है। तो ये हो जाता है फिल्ट्रेशन। अब डिटेल में देख लेते हैं कि ये चीज़ें इसमें होती क्या है। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। तो कोई बार यह पॉसिबल नहीं होता कि हम कुछ चीज़ें विनोइंग या फिर हैंड पिकिंग जो हम पीछे पढ़ के आए हैं इनकी हेल्प से हम उनको अलग अलग कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। तो उदाहरण के लिए कुछ ऐसी लाइटर हल्की इम्प्योरिटीज़ भी होती है जैसे डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स जो कि दाल या फिर दाल में हमें मिलते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब इन इम्प्योरिटीज़ को हम चावल और दाल में से कैसे अलग करेंगे उनको पकाने से पहले। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वाश्ड बिफोर कुकिंग। अब जो चावल और दाल होती है आपने देखा होगा उनको हम पकाने से पहले हमेशा धोते हैं। तो वहन यू ऐड वाटर टू दिस, जब आप इनमें पानी ऐड करोगे, इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो अब तो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं जब हम उसमें पानी ऐड करते हैं। तो दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर। अब ये इम्प्योरिटीज़ पानी में चली जाती हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। अब ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, जो डस्ट वगैरह जो उसमें होती है वो तो पानी के साथ ऊपर आ जाती है। अब ये कह रहा है कि अब जो वेसल है, जो हमारा बर्तन है, उसकी तली में क्या जाएगा, चावल या दाल, या फिर वो जो डस्ट होगी वो जाएगी। तो क्या होगा, हमारी जो चावल और दाल है वो तो नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि उनका पार्टिकल्स का साइज बड़ा था, और जो डस्ट है वो हल्की होने के कारण वो पानी के साथ ऊपर आ जाएगी। हैव यू सीन दैट द वेसल इज tilted टू पोर आउट द डर्टी वाटर। क्या आपने देखा है कि उस डर्टी वाटर को निकालने के लिए हम बर्तन को थोड़ा टिल्ट करते हैं, थोड़ा झुका देते हैं ताकि वो पानी उसमें से बाहर निकल जाए। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडिड टू इट। जब वो हैवियर कंपोनेंट होते हैं, जो कि भारी जो पदार्थ होते हैं, वो उसमें बर्तन में वो नीचे सेटल हो जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डेकेंटेशन। और जब इस पानी को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं तो ये हो जाती है डेकेंटेशन। तो ये जो फिगर 5.8 दे रखी है इसमें यही दिखाया गया है सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन की प्रोसेस को। इसमें ग्लास में एक मिक्सचर डाला गया है सॉइल और वाटर का। तो थोड़ी देर बाद जब वो जो सॉइल थी वो उसकी बॉटम में नीचे बैठ गई, तो उसको फिर दूसरे ग्लास में पानी को अलग कर लिया गया। तो इसमें ये दोनों प्रोसेस दिखाई गई हैं। Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation। चलो कुछ और मिक्सचर हम देखते हैं जो कि सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा जिनको अलग अलग कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। तो यही प्रिंसिपल हम किन्हीं दो लिक्विड के मिश्रण को अलग करने के लिए भी कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। दो लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, जैसे पानी और तेल होता है, ये मिक्स नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग लेयर बना लेते हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये अपनी दोनों अलग अलग लेयर बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर।
For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. अब उदाहरण के लिए जो पानी और तेल है उसको हम इसी प्रोसेस की हेल्प से अलग कर सकते हैं. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, यदि इस तरह के मिक्सचर को हम इस तरह जो ऑयल और पानी है उसको मिला करके उसका एक मिक्सचर बना करके और थोड़े टाइम के लिए दिए ऐसे ही हम छोड़ देंगे, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, तो वो अलग अलग दो लेयर बना लेंगे, अलग अलग दो परत बना लेंगे. The component that forms the top layer can be separated by decantation. अब जो कंपोनेंट जो टॉप लेयर बनाता है, जो कि ऊपर जो एक लेयर बना लेता है, उसको हम डेकेंटेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं. अब जो ऑयल होता है ये ऊपर आ जाता है तो हम उसको अलग दूसरे बर्तन में आसानी से निकाल सकते हैं. लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. चलो फिर से एक हम सॉलिड ठोस और एक लिक्विड का हम एक मिक्सचर बनाते हैं. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय तैयार हो जाने के बाद, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स. अब जो चाय की पत्ती होती है उसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं. यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स. अब प्राय हम क्या करते हैं, छलनी का यूज़ करते हैं उसको चाय की पत्ती को निकालने के लिए. Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? अब आप एक डेकेंटेशन जो प्रोसेस होती है उससे कोशिश करो. तो आप क्या करोगे कि डेकेंटेशन की हेल्प से हमने थोड़ी बहुत पत्ती तो अलग कर ली, लेकिन ये इससे हम जो पत्ती थी उसको सारी पत्ती को हम नहीं निकाल पाएंगे, तो उसमें थोड़ी बहुत पत्ती फिर भी रह जाएगी हमारी चाय में. नाउ पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर. अब जो पत्ती है उसको, अब जो चाय है उसको हम एक स्ट्रेनर में से हम उसको निकालेंगे. डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर. अब क्या सारी ही जो चाय की पत्ती है वो स्ट्रेनर छलनी में रह गई है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, और इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर. अब आप बताओ कि चाय में से चाय की पत्ती को अलग करने के लिए कौन सा मेथड बेटर है, डेकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन. तो आप बताओगे कि इसके लिए फिल्ट्रेशन मेथड ही बेटर है. लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज. चलो जो पानी हम यूज़ करते हैं अब उसका एग्जाम्पल लेते हैं. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक. क्या हम सभी को पूरा टाइम पीने के लिए सेफ पानी मिलता है. समटाइम्स वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में बी मडी. अब कई बार जो हमारी वाटर सप्लाई होती है उसमें से हमें गंदला पानी मिलता है. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में आल्सो भी मडी. अब जो पानी हम तालाब से या फिर नदियों से हम निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो पानी भी कई बार मडी होता है, गंदला पानी होता है. स्पेशली आफ्टर रेन्स, और स्पेशली जब बारिश हो जाती है, विशेषतः जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद तो हमें मडी पानी ही मिलता है. Let us see if we can use some methods of separation to remove insoluble impurities like soil from water. चलो अब हम कुछ insoluble impurities जैसे कि मिट्टी होती है उसको हम हटाने के, पानी में से हटाने के कुछ मेथड्स देखते हैं सेपरेशन के. अब insoluble impurities आपको पता होना चाहिए कौन सी होती हैं. आप पिछले चैप्टर में ये पढ़ के आए हैं कि जो इम्प्योरिटीज़, जो अशुद्धियाँ पानी में घुलती नहीं है और पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, उनको हम इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं. एक्टिविटी 5. तो एक्टिविटी 5 क्या कहती है. कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर. एक नदी या तालाब से कुछ गंदला पानी इकट्ठा करो. इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, यदि यह अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास. तो फिर एक गिलास में कुछ मिट्टी ऐड करो. लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. तो अब इसको आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. अब पानी को ध्यान से देखो और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करो. डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर. क्या कुछ सॉइल, कुछ मिट्टी उसकी पानी की बॉटम में जाके बैठ गई है, सेटल हो गई है.
What will you call this process? अब आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? तो जब हमने कुछ मडी वाटर हमने कलेक्ट किया, एक नदी या तालाब में से हमने कुछ मडी वाटर कलेक्ट किया, तो हमने उसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए उसको हमने छोड़ दिया। फिर आधे घंटे बाद जब हमने देखा कि वो जो मिट्टी है वो पानी में जाके बैठ गई है और पानी ऊपर आ गया है, तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन की प्रोसेस बोलेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब हम ग्लास को स्लाइटली, हल्का सा हम उसको झुकाएंगे, उसको बिना हिलाए हुए, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए पानी को हम गिलास को थोड़ा झुकाएंगे। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। अब पानी, जो ऊपर का पानी है उसको हम दूसरे ग्लास में डाल देंगे। What will you call this process? आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? जब हमने साफ पानी को दूसरे गिलास में डाल दिया, तो अब इस प्रोसेस को हम डेकेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं, जैसे फिगर 5.8 में दिखाया गया है। इज़ द वाटर इन सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? अब क्या जो दूसरे ग्लास में पानी हमने डाला है, क्या वो अब भी मडी है या फिर उसका कलर ब्राउन है? नाउ फिल्टर इट। अब इसको फिल्टर करो। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? अब जो क्या वो चाय छालने की जो स्ट्रेनर होती है, छलनी होती है, क्या उससे काम बना या क्या वो काम करती है? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। चलो अब हम एक कपड़े के टुकड़े से पानी को फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े के टुकड़े में स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स। अब जो एक कपड़े का टुकड़ा होता है उसमें जो धागे होते हैं, जो धागे उसमें कपड़े में बुने हुए होते हैं, तो उन के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दीज पोर्स इन ए क्लॉथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर। अब जो ये पोर्स होते हैं कपड़े के में, ये पोर्स होते हैं, तो ये फिल्टर का काम करते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाई ए फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। यदि हमारा पानी अब भी गंदला रह गया है, उसमें अब भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हम एक फ़िल्टर की हेल्प से अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, क्योंकि जो फ़िल्टर होता है उसमें और भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। द फिल्टर, ए फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। अब जो एक फ़िल्टर पेपर होता है उसमें जो उसके पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो और भी ज़्यादा फाइन, छोटे होते हैं। फिगर 5.9 शोज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फ़िल्टर पेपर। अब जो फिगर 5.9 है यह दिखाती है कि जो एक फ़िल्टर पेपर को यूज़ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto funnel। अब जो एक फिल्टर पेपर है उसको हम एक कोन की शेप में हम उसको फोल्ड करेंगे और एक फनल पे हम उसको एक फिक्स कर देंगे। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। फिर अब हम अपने मिक्सचर को उस फिल्टर पेपर पे डालेंगे, जो हमारा पानी है उसको हम फिल्टर पेपर पे डाल देंगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स है उस पानी में, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे मिक्सचर में, वो उसमें से फिल्टर पेपर में से पास नहीं होंगे एंड रिमेन ऑन द फिल्टर, और फिल्टर पे ही रह जाएंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। अब जो फ्रूट जूस होता है, जो वेजिटेबल जूस होता है, उसको जनरली उसको फ़िल्टर किया जाता है, उसमें से जो बीज हैं और जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो भी हैं उनको अलग करने के लिए उसको पीने से पहले उसको फ़िल्टर करते हैं, उसको छानते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम। और यही जो फिल्ट्रेशन का मेथड है हम जब यूज़ करते हैं, जब अपने घर में हम पनीर बनाते हैं। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए हम दूध को उबालने से पहले उसमें कुछ लेमन की बूंद हम डालते हैं। This gives a mixture of solid
पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। इससे हमें जो एक पनीर होता है, पनीर के सॉलिड पार्टिकल्स अलग मिल जाएंगे और जो लिक्विड है वो अलग रह जाएगा, जिससे हमें पनीर मिल जाता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। फिर हम उस पनीर को अलग कर लेंगे एक बारीक कपड़े, पतले कपड़े की हेल्प से या फिर एक स्ट्रेनर की हेल्प से उसको पनीर को हम लिक्विड से अलग कर देंगे। अब आता है एवेपोरेशन। अब वेपोरेशन क्या होता है? आपने देखा होगा जब कहीं गड्ढों में या फिर बारिश के बाद जब गड्ढों में कहीं कहीं पानी भर जाता है तो थोड़े टाइम बाद वो पानी अपने आप कम होने लगता है। तो वो कम क्यों होता है? इसका एक रीज़न तो ये होता है कि वो जो पानी था, वो कुछ पानी तो जो मिट्टी में जो पोर्स प्रेजेंट थे उनमें से वो पानी नीचे परकोलेट कर जाता है और कुछ पानी सनलाइट की हेल्प से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो भाप बन के पानी उड़ जाता है। इसे ही हम कहते हैं वेपोरेशन। अब एक्टिविटी 6 क्या कहती है ये देख लेते हैं। एड 2 स्पून ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल। अब 2 चम्मच नमक डालो पानी में, एक दूसरे बीकर में पानी लो, उसमें 2 चम्मच नमक डालो और उसको अच्छे से हिलाओ। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको पानी के कलर में कोई चेंज दिखा, बदलाव दिखा? कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर? क्या आप उसमें बीकर में, बर्तन में कोई नमक आप देख सकते हो? आफ्टर स्टायरिंग, उसको हिलाने के बाद। हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर। अब जो पानी था, जो नमक वाला पानी था, उसको गर्म करो। लेट द वाटर बॉईल अवे। अब पानी को उबलने के लिए छोड़ दो। व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर? अब बीकर में क्या बचता है? पानी उबलने के बाद जो पानी पूरी तरह से उबल जाता है तो उसके बाद उसमें बीकर में क्या बचता है? इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। इस एक्टिविटी में हमने एक वाटर और नमक के मिक्सचर को अलग करने के लिए वेपोरेशन की प्रोसेस यूज़ करी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड वेपोरेशन। तो पानी को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को, तो पानी को जल वाष्प में बदलने की प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ भी पानी प्रेजेंट होता है वेपोरेशन की प्रोसेस वहीं होती है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम? अब आप क्या सोचते हो कि जो ये नमक है ये आता कहाँ से है? सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट मिक्सड इन इट। अब जो समुद्र का पानी होता है इसमें बहुत सारे साल्ट, बहुत सारे लवण इसमें मिक्स होते हैं। वन ऑफ दी साल्ट इज कॉमन साल्ट। अब इनमें से एक लवण होता है कॉमन साल्ट, जिसे नमक कहते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन ए सैलो पिट, जब समुद्र के पानी को बड़े बड़े गड्ढों में डाल के छोड़ दिया जाता है तो वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट। तो जो पानी होता है वो सनलाइट की वजह से वो गर्म होता है एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर, और धीरे धीरे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू वेपोरेशन, वेपोरेशन के द्वारा। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में, वाटर वेपोरेट्स कम्प्लीटली, पानी पूरी तरह से वेपोरेट हो जाता है, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, और हमें जो सॉलिड नमक है वो मिल जाता है। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्योरीफिकेशन। फिर आगे की जो प्योरीफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो करके हमें नमक है वो मिल जाता है। ये फिगर 5.12 जो दिखा रहे, इसमें दिखाया गया है कि कैसे हम जो समुद्र का जो पानी है उससे हम नमक निकालते हैं, इसमें दिखाया गया है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के एक से ज़्यादा मेथड का यूज़। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने सब्सटेंस को सेपरेट करने के कुछ मेथड हमने स्टडी किए हैं। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture.
तो किसी मिश्रण में प्रेजेंट जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उनको अलग करने के लिए एक मेथड सफिशिएंट नहीं होता, हमें एक से ज़्यादा मेथड करने पड़ते हैं। इन सच ए सिचुएशन, उस सिचुएशन में वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड, उस सिचुएशन में हम इनमें से एक से ज़्यादा मेथड हम यूज़ करेंगे। एक्टिविटी 7 क्या कहती है, हम एक मिक्सचर बनाएंगे। अब की बार हम मिक्सचर बनाएंगे नमक और रेत का। अब हमें इनको अलग करना है, नमक और रेत को फिर से अलग करना है। तो हम इसको कैसे अलग करेंगे? अब जो हैंड पिकिंग की प्रोसेस है उसकी मदद से तो हम इसको अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नमक और जो सैंड का जो पार्टिकल का साइज़ था वो बहुत ही छोटा था। तो इस वजह से हम हैंड पिकिंग की प्रोसेस से तो हम इसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और उस पानी में इस मिक्सचर को हम सैंड और नमक के मिक्सचर को उसमें ऐड कर देंगे, उसको हिलाएंगे। तो हिलाने के बाद क्या होगा, उसमें जो नमक ऐड था वो तो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, और जो सैंड है वो नीचे रह जाएगी, वो उसमें बॉटम में वो सेटल हो जाएगी। तो फिर हम उसको पानी को हम दूसरे एक बीकर में निकाल लेंगे और वो जो रेत है वो नीचे रह जाएगा। अब हमें जो पानी जो हमने एक बीकर में निकाला है उस पानी में हमें नमक और पानी मिल जाएगा। तो अब हमें इस नमक और पानी को भी अलग करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको पानी को एक हम केतली में डालेंगे और उसको बंद करके हम गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। जब वो पानी भाप बनने लग जाएगा तो हम उसकी केतली की जो वो स्पाउट होती है, जो उसकी टोंटी होती है, उस पे हम एक मेटल की प्लेट रखेंगे जिस पे कि आइस रखी है, जैसे फिगर 5.13 में दिखाया गया है। ऐसे हम उसको एक होल्ड करके रखेंगे। तो धीरे धीरे वो पानी है वो क्या होगा, वो उसकी आइस की मदद से वो पानी फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब हम वाटर वेपर को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसी को कंडेंसेशन की प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसकी मदद से हमें जो नमक है, जब सारा पानी एवेपोरेट हो जाएगा तो नमक हमें अलग से प्राप्त हो जाएगा और पानी अलग से मिल जाएगा। तो इन प्रोसेस की मदद से हमने जो नमक, सैंड और पानी था उसको अलग कर लिया। अब डिटेल में देख लेते हैं। टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। अब एक नमक और रेत का मिक्सचर लो। हाउ विल वी सेपरेट दीज? अब इनको हम कैसे अलग करेंगे? वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो हैंड पिकिंग का मेथड है वो इसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इनको अलग करने के लिए, क्योंकि इनका जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर। इस मिक्सचर को एक बीकर में डालो एंड ऐड सम वाटर टू इट। और इसमें कुछ पानी ऐड करो। लीव द बीकर एसाइड फॉर सम टाइम। अब कुछ टाइम के लिए बीकर को ऐसे ही छोड़ दो। डू यू सी दैट द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। अब आप क्या देखते हो कि जो रेत है वो जो बीकर की बॉटम है, जो बीकर की जो तली है उसमें सेटल हो गई है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डेकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब जो सैंड है उसको हम डेकेंटेशन या फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम उसको अलग कर देंगे। व्हाट डज द डेकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब जो डेकेंटेड जो लिक्विड है उसमें क्या क्या है? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स साल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। अब आपको क्या लगता है कि उस पानी में नमक भी है जो कि हमने शुरू में सैंड में ऐड किया था? नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डेकेंटेड लिक्विड। अब हमें जो डेकेंटेड लिक्विड हमें मिला है उसमें से नमक और पानी को अलग करना है। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू ए केटली। अब इस लिक्विड को एक केटली में ट्रांसफ़र करो और क्लोज इट्स लिड। और इसको ढक्कन को बंद करो। हीट द केटली फॉर सम टाइम। अब केटली को कुछ समय के लिए हीट दो या गर्म करो। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। अब आपको क्या देखते हैं कि जो केटली की जो टोंटी है उसमें से भाप आने शुरू हो जाएगी।
टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। अब एक मेटल की प्लेट लो और उस पर कुछ बर्फ रखो। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटली एज शोन इन फिगर 5.13। अब जैसे फिगर ये जो 5.13 है इसमें जो दिखाया गया है, ऐसे ही हम उस मेटल की प्लेट को इसकी केटली की टोंटी के ऊपर हम होल्ड करके रखेंगे। What do you observe? आप क्या देखते हो? Let all the water in the kettle boil off। अब सारे केटली के सारे पानी को भाप बनने दो। When the steam comes in contact with metal plate cold with ice, जब ये जो भाप है ये मेटल की प्लेट के कांटेक्ट में आएगी तो ये आइस की वजह से ये ठंडी हो जाएगी। इट कंडेंस एंड फॉर्म्स ए लिक्विड वाटर, यह कंडेंस हो जाएगी और जिससे जो लिक्विड वाटर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, और जो पानी की बूंदें आप देख रहे हो जो उससे प्लेट के से नीचे गिर रही हैं, वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation। तो वाटर वेपर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ही कंडेंसेशन कहते हैं। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover vessel containing milk that has been boiled? तो क्या आपने ऐसी ही बूंदें जो थोड़ी देर पहले उबला हुआ दूध है, जब उसको एक ढक्कन की हेल्प से ढक देते हैं तो उस ढक्कन पे भी क्या आपको ऐसी ही बूंदें देखने को मिली हैं? आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ वेपरेटेड, जब सारा पानी वेपरेट हो जाता है तो व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, तो केटल में क्या बचता है? We have thus separated salt, sand and water using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation। तो ऐसे हमने नमक, रेत और पानी को अलग कर लिया डेकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, वेपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस की मदद से। पहली फेज ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिल्क विद द सैंड, तो पहली को प्रॉब्लम हो रही थी जब वो सैंड से नमक को निकाल रही थी। सी हैज़ मिक्सड ए पैकेट ऑफ साल्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, तो उसने एक नमक का पैकेट थोड़ी सी सैंड में, थोड़ी सी रेत में उसने एक नमक का पैकेट मिला दिया था। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, जब पहेली ने एक थोड़ी सी रेत में एक नमक का पैकेट मिला दिया तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी उस नमक को अलग करने में। तो फिर उसने जो एक्टिविटी 7 में जो बताया गया है ये प्रोसेस उसने ट्राई की तो उस नमक को अलग करने के लिए। सी फाउंड हाउएवर दैट सी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट शी हैड टेकन, तो उसने पाया कि उसको जो नमक उसने उसमें मिलाया था उसका थोड़ा सा पार्ट ही उसको मिला है। व्हाट कुड शी गॉन रॉन्ग, अब उसने कहाँ गलती करी है? कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या पानी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है, डिजोल्व कर सकता है? इन चैप्टर 4, चैप्टर 4 में वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन, तो चैप्टर 4 में हमने देखा था कि पानी बहुत सारे पदार्थों को घोल लेता है और एक सॉल्यूशन बना लेता है। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ पानी में सोल्यूबल हैं, घुलनशील हैं। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water, तो क्या होगा यदि हम पानी की इस फिक्स क्वांटिटी में इसी पानी की जो ये क्वांटिटी हम फिक्स रखेंगे और इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सब्सटेंस ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा? एक्टिविटी 8, तो you will need a beaker or a small pan, a spoon, a salt and water। आपको एक बीकर, एक गिलास, चम्मच, नमक और पानी की जरूरत पड़ेगी इस कार्य के लिए। pour half a cup of water in a beaker, तो बीकर में आधा कप पानी डालो। एड 1 teaspoon full of salt and stir it well until the salt dissolve completely। अब इसमें एक भरी हुई चम्मच नमक की डालो और इसको अच्छे से हिलाओ जब तक वो साल्ट पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाए, पूरी तरह से वो घुल नहीं जाए, तब तक उसको हम हिलाएंगे।
अगेन एड ए टीस्पूनफुल ऑफ साल्ट एंड स्टर वेल, फिर से उसमें एक भरी चम्मच नमक की डालो और उसको अच्छे से हिलाओ। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पूनफुल एट ए टाइम एंड स्टर। अब हम उसमें एक भरी चम्मच नमक की डालते जाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून्स ऑफ साल्ट, कुछ चम्मच नमक की डालने के बाद, डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन्स अनडिजोल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ बीकर। तो कुछ चम्मच नमक की डालने के बाद आपने क्या देखा कि कुछ नमक उसमें बिना घुला हुआ रह गया है और वो बीकर की बॉटम में जाके सेटल हो गया है। इफ यस, यदि हाँ, तो दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। तो यदि हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अब जो पानी हमने लिया है उस पानी में अब और नमक डिजोल्व नहीं हो सकता, उसमें और नमक नहीं घुल सकता। द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand। तो अब हमें एक हिंट मिल गया है कि जो पहली थी वो कहाँ गलत कर रही थी, कि उसने जो सैंड थी उसमें बहुत ज़्यादा उसने नमक ऐड कर दिया था। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution। और जो saturated solution बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है वो नमक की क्वांटिटी उससे कहीं ज़्यादा थी। The undissolved salt would have remained mixed with the sand। और जो बिना घुला हुआ नमक था, जो नमक पानी में नहीं घुल पाया, वो मिट्टी के साथ ही मिक्स होके रह गया। एंड could not be recovered, और वो अलग नहीं हो सका। She could solve her problem by using a large quantity of water। अब उसकी जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा पानी यूज़ करने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो सैंड में उसने जो नमक मिलाया था वो नमक बहुत ज़्यादा था और पानी कम होने की वजह से वो सारा नमक पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाया, जिससे उसको नमक थोड़ा ही मिला, वो सारा नमक वो रिकवर नहीं हो सका। और जब उसने ज़्यादा पानी यूज़ किया तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture। अब मान लो, कल्पना करो कि उसके पास इतना पानी नहीं है कि वो सारा नमक उस मिक्सचर में घुल सके। Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution get saturated। अब क्या और कोई तरीका है कि उस सॉल्यूशन के सैचुरेटेड होने से पहले उसमें और नमक ऐड किया जा सके। Let us try and help पहेली आउट। चलो पहेली की मदद करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 9, टेक सम वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में कुछ पानी लो एंड मिक्स साल्ट इन इट, और उसमें नमक ऐड करो। अनटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर साल्ट, जब तक इसमें और नमक घुलना बंद न हो जाए तब तक उसमें नमक मिक्स करते रहो। दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। और जब वो नमक उसमें घुलना बंद हो जाए, पानी में और नमक न घुले, तो इससे हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। Now add small quantity of salt to this saturated solution and heat it। अब इसमें जब हमें एक saturated solution मिल जाए तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड करो साल्ट की और उसको गर्म करो। What do you find? आपको क्या मिलता है? What happens to undissolved salt in the bottom of beaker? जब आपने उसको गर्म किया तो जो बीकर की जो बॉटम में जो नमक था उसका क्या हुआ? Does it dissolve now? अब क्या ये घुल गया है? If yes, यदि हाँ, तो can some more salt can be dissolved in this solution by heating it? अब यदि हाँ, तो क्या इस सॉल्यूशन में और नमक डिजोल्व हो सकता है? Let this hot solution cool। अब इस गर्म सॉल्यूशन को ठंडा होने दो। Does the salt appear to settle at the bottom of beaker again? अब क्या फिर से हमें उसकी बीकर की बॉटम में हमें नमक फिर से दिखाई दे रहा है? जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो गया तो ठंडा होने के बाद फिर से हमें उसमें नमक देखने को मिल रहा है क्या?
The activity suggested that large quantity of salt can be dissolved in water on heating. इस एक्टिविटी से हमें यह पता लगता है कि पानी को गर्म करके उसमें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी हम और ज़्यादा साल्ट ऐड कर सकते हैं. Does water dissolve equal amount of different soluble substances? क्या पानी अलग अलग soluble substance जो होते हैं, अलग अलग जो घुलनशील substance होते हैं, उनकी इक्वल अमाउंट को घोल सकता है, उन सभी की इक्वल मात्रा घुल सकती है. लेट अस फाइंड. तो एक्टिविटी 8 और 9 क्या कहती है कि जो पानी होता है उसमें कुछ हद तक चीज़ें घुल सकती हैं, कुछ हद तक ही चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं और एक टाइम बाद वो चीज़ें उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाती हैं. जैसा कि एक्टिविटी 8 में हमने किया था, हम पानी में नमक लगातार ऐड कर रहे थे, तो एक टाइम बाद वो नमक उसमें पानी में डिज़ोल्व होना बंद हो गया. तब हमने उस सॉल्यूशन को हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दिया और उसमें और नमक घुलना बंद हो गया. तो फिर उसमें और ज़्यादा नमक उसमें डिज़ोल्व करने के लिए हमने उस सॉल्यूशन को गर्म किया और तब हमने देखा कि उसमें और ज़्यादा नमक उसमें डिज़ोल्व हो गया. तो इससे पता लगता है कि सॉल्यूशन को गर्म करने से उसमें हम और ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं. डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस? अब क्या अलग अलग घुलनशील पदार्थों की पानी इक्वल मात्रा को घोल सकता है? लेट अस फाइंड. चलो देखते हैं. एक्टिविटी 10. टेक 2 ग्लास एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम. अब 2 गिलास लो और उनमें प्रत्येक में आधा कप पानी डालो. एड ए टीस्पून ऑफ साल्ट टू 1 ग्लास. अब 1 चम्मच नमक ऐड करो 1 गिलास में. एंड स्टार टिल द साल्ट डिज़ोल्व. और जब तक वो नमक अच्छे से घुल जाए तब तक उसको हिलाओ. गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स. अब उसमें नमक ऐड करते रहो एक बार में 1 चम्मच और जब तक वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना हो जाए, जब तक उसमें नमक घोलते रहो. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट दैट डिज़ोल्व इन वाटर. अब उसको रिकॉर्ड करो कि कितनी चम्मच उस पानी में डिज़ोल्व हुई. इन टेबल 5.2 उसको 5.2 में रिकॉर्ड करो. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी शुगर. अब यही एक्टिविटी शुगर के साथ, चीनी के साथ रिपीट करो. रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस डेट आर सोल्यूबल इन वाटर. अब इसको दूसरे पदार्थों के साथ भी रिपीट करो जो कि पानी में सोल्यूबल होते हैं. What do you notice from टेबल 5.2? अब टेबल 5.2 से आप क्या देखते हो? Do you find that water dissolve different substances in different amount? अब क्या आपने देखा कि जो पानी है वो अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग मात्रा घोलता है? We have discussed in few methods of separating substances. हमने कुछ मेथड डिस्कस किए सब्सटेंसेस को, पदार्थों को अलग अलग करने के हमने कुछ मेथड डिस्कस किए. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in science laboratory. तो कुछ सेपरेशन के मेथड जो इस चैप्टर में बताए गए हैं वो साइंस लेबोरेटरी में भी यूज होते हैं. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. और हमने किसी लिक्विड में सब्सटेंस पदार्थ को घोल कर सॉल्यूशन बनाना भी सीखा. A solution is said to be saturated. किसी सॉल्यूशन को हम saturated solution बोलेंगे if it cannot dissolve more of the substance in it. यदि जब इसमें और सब्सटेंस घुलना बंद हो जाए और सब्सटेंस और पदार्थ उसमें हम ना घोल सकें तो उस सॉल्यूशन को फिर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. तो इस चैप्टर में हमने पदार्थों को अलग करने के, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के हमने बहुत सारे मेथड सीखे और इस चैप्टर में इतना ही था. ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है. तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आता है, ये वीडियो अच्छे से समझ आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग.